हाय क्लास, आई एम हरकेश पटेल, बायोलॉजी फैकल्टी, सर्वोदय इंस्टीट्यूट। हम डिस्कस कर रहे हैं कोशिका जीवन की इकाई में, स्पेशली आप लोगों को पादप और जंतु कोशिका में अंतर मैंने बता दिया था। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको? पादप और जंतु कोशिका में अंतर, सॉरी, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कोशिका में अंतर बता दिया था। पादप और जंतु कोशिका में हमें अंतर देखना है। तो हमें क्या हमारे पास है बेटा? प्लांट सेल, जिसे हम पादप कोशिका कहते हैं। ओके, और दूसरा क्या है हमारे पास? जंतु कोशिका, जिसे हम एनिमल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिमल सेल। दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले ये देखें। सबसे पहला तो ये है अंतर कि जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, उपस्थित है, और यहाँ पे क्या है? अनुपस्थित है। यहाँ पे कोशिका भित्ति मतलब क्या? सेल वॉल। किसकी बात हो रही है बेटा? सेल वॉल। सेल वॉल मीन्स होता है कोशिका भित्ति, यहाँ पे उपस्थित है, पादप में, जंतु में अनुपस्थित है। दूसरा हो गया प्लास्टिड टिड, जिसको हिंदी में हम लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लवक। ध्यान से सुनना। लवक जो होता है भोजन बनाने में या भोजन के निर्माण में हेल्प करता है। तो प्लांट पादप कोशिका में जो होता है लवक जो होता है वो उपस्थित होता है। लवक क्या होता है? उपस्थित होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे ये भी क्या होता है? अनुपस्थित, अनुपस्थित होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है वैक्यूल, मतलब खाद्य रिक्तिका, वैक्यूम। तो यहाँ पे जो है बेटा वो लार्जर व सिंगल होता है। क्या होता है? लार्जर होता है और सिंगल होता है। लेकिन वही यहाँ पे क्या होता है? स्मॉलर होता है। क्या होता है? स्मॉलर होता है, छोटा होता है, और लार्ज अमाउंट में। ठीक है, मेनी बहुतों की संख्या में पाया जाता है। ठीक है, अधिक संख्या में पाया जाता है। अब देखें न्यूक्लियस का स्थान, केंद्रक का स्थान, मतलब न्यूक्लियस की पोजीशन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? न्यूक्लियस की पोजीशन की। तो वैक्यूल के बढ़ जाने के कारण न्यूक्लियस जो होता है यहाँ किनारे की तरफ चला जाता है। कहाँ पे? पेरीफेरल साइड या पेरीफेरल रीजन होता है, किनारे की तरफ चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस जो होगा वो कहाँ पे होगा? तो सेंटर में। कहाँ पे होगा? सेंटर में, मध्य में उपस्थित होता है, और यहाँ पे किनारे। क्यों? क्योंकि जो वैक्यूल होता है, क्या होता है बेटा? वैक्यूल होता है। ओके, उसकी वजह से यह पेरीफेरी की तरफ चला जाए। इसके अलावा गोल्गी बॉडी की बात करते हैं, गोल्गी काय की बात की जाए तो गोल्गी काय यहाँ पे छोटे छोटे पार्टों में टूट जाता है, और उसी को डिक्टीरियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे डिक्टीरियोसोम के फॉर्म में होता है। यहाँ पे किस फॉर्म में होगा बेटा? तो गोल्गी बॉडी, मतलब गोल्गी काय के रूप में होता है। इसके अलावा सेंट्रियोल तारक केंद्र कहते हैं इसको। क्या कहते हैं?
तारक केंद्र, पांचवा पॉइंट हो गया, 1 2 3 4 5 छठा, ये जो होता है पादप में अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। कहाँ पे? पादप में अनुपस्थित होता है। कुछ लोअर प्लांट में, कुछ लोअर प्लांट में उपस्थित होता है। किसमें? तो लोअर प्लांट में उपस्थित होता है। लेकिन यहां पे देखा जाए तो यहां पे सेंट्रियोल उपस्थित होता, यहाँ पे सेंट्रियोल उपस्थित, ठीक है। अब सेल बना के दिखा दे रहा हूं। सपोर्ट देखिए यहाँ पे, ये हो गया आपका क्या? प्लांट सेल है, तो इसके ऊपर क्या होगा? सेल वॉल होगा। सेल वॉल होने की वजह से इसकी जो वैक्यूल होते हैं छोटे छोटे, वो बाहर ना निकल पड़ के और एक बड़ा सा वैक्यूल बन जाएगा, जिसके कारण न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ चला जाता है बेटा? तो किनारे की तरफ चला जाता है, और जो गोल्गी बॉडी होती है वो छोटे छोटे रूप में टूट जाती है, और क्लोरोप्लास्ट वगैरह यहीं में पाए जाते हैं। तो पहला तो क्या? सेल, यही जंतु कोशिका है। तो अगर जंतु कोशिका है बेटा, तो जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन होते ना, सेल वॉल होता नहीं है, बीच में एक केंद्रक होता है, यहाँ पे गोल्गी बॉडी होती है। क्या? गोल्गी बॉडी होती है। प्लास्टिड होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पे प्लास्टिड नहीं होते, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और भी सारी चीजें ऑर्गेनेल के फॉर्म में राइबोसोम वगैरह पाई जाती हैं। तो सिंपल वे में आपके नीट लेवल तक का ले जा रहा हूँ, ज्यादा ये इधर उधर न करते हुए। पहला तो है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। दूसरा, यहाँ पे लवक होता है, क्योंकि यह स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन लवक की उपस्थिति के कारण बना देते हैं। यहाँ पे अनुपस्थित होता है एक्सेप्शनली, एक्सेप्ट यूग्लिना नामक जो जंतु है उसमें प्लास्टिड पाया जाता है। इसका वैक्यूल लार्जर एंड सिंगल होता है, जबकि जंतु कोशिका के स्मॉलर और मेनी बहुत की संख्या में पाए जाते हैं। केंद्रक वैक्यूल बड़ा होने के कारण कहाँ चला जाता है? तो किनारे के तरफ, और इसका वैक्यूल छोटा होने के कारण केंद्रक कहाँ होता है? सेंटर में होता है। गोल्गी बॉडी जो होता है वैक्यूल के बढ़ने के कारण छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है, और इसे हम डिप्टीरियोसोम कहते हैं। तो गोल्गी बॉडी न कह के यहाँ डिप्टीरियोसोम कहते हैं, जबकि एनिमल सेल में गोल्गी बॉडी उपस्थित होता है। उसी तरह सेंट्रियोल पादप कोशिका में तो अनुपस्थित होता है, लेकिन कुछ लोअर प्लांट में यह उपस्थित होता है, कुछ लोअर प्लांट में ये उपस्थित होता है, लेकिन जंतु कोशिका में सभी जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो ये तो पादप और जंतु के बीच में अंतर हो गया। अब देखेंगे हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो बेटा अब हम देखेंगे किसके बारे में? तो हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और क्या कहते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ और भी बहुत कुछ कहते हैं इसे। प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं, इसे बायो मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? बायो मेम्ब्रेन। और क्या कहते हैं बेटा इसको? तो इसको प्लाज्मा लेमा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा लेमा कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे।
सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम बोलते हैं जैव, हिंदी में क्या बोलेंगे, जैव झिल्ली। सॉरी, हाँ, जैव झिल्ली क्या बोलेंगे बेटा, जैव झिल्ली। ओके, इसे क्या बोलेंगे, जैव झिल्ली बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे इसे, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि प्लाज्मा झिल्ली या जैव झिल्ली, कोशिका झिल्ली जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड के मिलने से बनता है। मुख्यतः यह लिपिड प्रोटीन के मिलने से बनता है, कुछ अमाउंट में इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। ठीक है, इसका जैव झिल्ली की खोज जो है वो सही तरीके से जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज 1960 में हो गया, तब बहुत अच्छी तरीके से इसे खोजा गया। हर चीज, इसके हर पार्ट के बारे में जाना गया। उसके पहले भी मॉडल दिए गए थे, लेकिन कोई ना कोई कमियां थी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1960 में लगभग क्या हो गया, 50 से 60 के बीच में उसका इन्वेंशन हो गया, तो उसके बाद कोशिका झिल्ली का अध्ययन काफ़ी आसान हो गया। इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या बनता है। तो सबसे पहला चीज़ तो ये बना किसका होता है, कैसे, ठीक है। तो ये सभी जीवित जीव में, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में उपस्थित होता है। पहला तो यह सभी जीवित जीव व कोशिका में उपस्थित होता है। ओके, कहाँ पे उपस्थित होता है, तो ठीक है, तो ये सभी जीवित जीव और कोशिकाओं में उपस्थित होता है। और क्या कर सकते हैं, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ये क्या होता है बेटा, तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। ठीक है, मतलब कुछ ही चीज़ों को ये आदान प्रदान, सभी चीज़ों का आदान प्रदान नहीं करता। जबकि सेल वॉल जो था वो परमिएबल, हर चीज़ आ जा सकते थे, लेकिन इससे कुछ ही चीज़ आ जा सकता है। ये फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है बेटा, तो फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन, इसमें क्या होता है, लचीलापन उपस्थित होता है। इसके अंदर लचीलापन उपस्थित होता है। ठीक है बेटा, और यह लिविंग ऑर्गेनिज्म की बाउंड्री होती है। क्या होती है, यह जो होता है बेटा, यह लिविंग ऑर्गेनिज्म की बाउंड्री होती है। तो कह सकते हैं लिविंग बाउंड्री, इसे लिविंग बाउंड्री कहते हैं। क्या कहते हैं, लिविंग बाउंड्री कहते हैं। तो ये तो जो सेल की स्पेशलिटी, 4 पॉइंट मत भूलिएगा। यह सभी जीवित जीव व कोशिका में उपस्थित होता है। यह सेल सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, मतलब कुछ ही चीज को सेल से बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने देता है। फ्लेक्सिबल होता है, मतलब लचीलापन उपस्थित होता है। यह लिविंग बाउंड्री, मतलब जीव की बाहर वाली लेयर कह सकते हैं, होता है। सबसे अगर बात की जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज ह्यूमन आरबीसी जिसे इरिथ्रोसाइट सेल कहते हैं, उसमें किया गया था। ये देखा गया कि जो ह्यूमन की आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब कि
अगर एक कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली है वो स्पेशली किस किस चीज़ की बनी हुई है, तो मुख्यतः 3 चीज़ें थी। उसमें क्या था बेटा, तो लिपिड था, वसा लगभग 40% था, फिर प्रोटीन लगभग 52% था, और कार्बोहाइड्रेट जो था लगभग 1 से 2% था। कितना था बेटा, 1 से 2% था। तो ये तो थे क्या, कंपोजिशन क्या था, किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे अध्ययन किया गया था, ह्यूमन आरबीसी में, ठीक है, एरिथ्रोसाइट सेल में। ओके, तो एक तरह से कह सकते हैं कि बायोमेम्ब्रेन की संरचना जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल में उपस्थित होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो मेन चीज़ें तो ये हैं, इसी पे हम आगे काम करेंगे, ठीक है। अब देखा जाए तो पहली बार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रस्ताव रखने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम सैंडविच था, सैंडविच एंड ट्राइलेमिनर मॉडल जो था, फर्स्ट टाइम 2 साइंटिस्ट थे जो 1935 में ही दिया था, जिनका नाम था डॉनसन एंड डेली। क्या था बेटा, तो डॉनसन थे और ड्वानसन एंड डेली नामक साइंटिस्ट जो थे, इन दोनों ने दिया था, ठीक है। डेनली नामक साइंटिस्ट ने दिया था कब, तो 1935 में। कब दिया था बेटा, 1935 में। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले जो मॉडल दिया था उनका नाम था क्या, डॉनसन एंड डेनली। कौन सा मॉडल दिया था, सैंडविच मॉडल दिया था, ट्राइलेमिनर मॉडल दिया था। इनके अनुसार जो मेम्ब्रेन होता है बेटा वो लगभग 3 लेयर से मिलकर बना होता है। कितने, तो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। इन्होंने जो बनाया था ऐसा था कुछ। इस तरह से ये फास्फोलिपिड की बाइलेयर है। इन्होंने कहा था कि फास्फोलिपिड की बाइलेयर यहाँ से और यहाँ तक, ये क्या है, बाई लेयर फास्फोलिपिड बाइलेयर, ये ठीक है। और इनके ऊपर जो है बेटा प्रोटीन की ऐसी लेयर, प्रोटीन उपस्थित होता है ऐसे। ये इनका दिया हुआ मॉडल था। इन्होंने ये भी कहा था, ध्यान से देखें, कि जो फास्फोलिपिड की बाइलेयर है ये 35 एंगस्ट्रॉम की है, और जो प्रोटीन की लेयर है वो 20 एंगस्ट्रॉम। दोनों तरफ जो प्रोटीन की लेयर उपस्थित है वो 20 एंगस्ट्रॉम की है। तो टोटल थिकनेस इन्होंने 75 टू 100 एंगस्ट्रॉम बताया था। कितना, 100। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है बेटा उसकी थिकनेस जो होती है मेनली 75 एंगस्ट्रॉम कहा जाता है, लेकिन अगर रेशियो में दे दिया था तो 75 टू 100 एंगस्ट्रॉम है। इन्होंने ये दिया था, किसने, डॉनसन एंड डेवली ने, ये डॉनसन एंड डेनली ने ये मॉडल दिया था। अब इन्होंने ये भी बताया था, ध्यान से देखेंगे, इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो ये फास्फोलिपिड है इसका डबल नेचर है। ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं,
हेड कहते हैं, सर कहते हैं। नीचे वाले को क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। क्या है? हाइड्रोफोबिक। देखो ध्यान से, ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है और ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब जल स्नेही है और ये जल त्यागी, एक तरह से जल को स्नेह नहीं करने वाला है। अब ध्यान से देखिए, हेड जो है वो क्या है बेटा? इसका जल स्नेही है और टेल जो क्या है? वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब जल विस्नेही है। अब ये जो टेल था, यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर टेल जो होता है ये प्रोटीन के से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? प्रोटीन से। तो किसके द्वारा जुड़ा होता है? तीनों ने बताया कि जो हेड है और प्रोटीन दोनों जुड़े होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड तथा आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। तो पहला तो ये मिल गया कि हेड एंड प्रोटीन जो होता है आयनिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। उसी तरह जो इनकी टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है और ये जो होती है वांडर वाल फोर्स द्वारा जुड़ी होती है। किसके द्वारा बेटा? वांडर वाल फोर्स द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, तो फिर क्लियर करते हैं। अब देखिए, जो हाइड्रोफोबिक टेल है ये नॉन पोलर है और नॉन पोलर है तो पोलर सबस्टेंस को आने नहीं देता है। उसी तरह ये क्या है बेटा? हेड हाइड्रोफिलिक पोलर है। इसका दोनों को बता दें तो इसका नेचर क्या होता है? एम्फोबोलिक होता है। क्या होता है बेटा? एम्फीबोलिक का मतलब क्या हो गया बताइए? तो एम्फीबोलिक का मतलब ये हो गया बेटा जी हमारे, इसका डबल नेचर है। इसका हेड प्रोटीन के से जुड़ा, प्रोटीन हाइड्रोजन बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड द्वारा, और जो इसका टेल होता है वांडर वाल फोर्स द्वारा जुड़ा होता है। इन्होंने बताया था, इन्होंने दोनों प्रोटीन को, ठीक है, ब्रेड की संज्ञा दी थी और बीच में उपस्थित फास्फोलिपिड को इन्होंने किसकी संज्ञा दी थी? तो इन्होंने वेजिटेबल की संज्ञा दी थी। इन्होंने कहा था इसे ट्राइलेमिनर मॉडल कहते हैं या सैंडविच मॉडल कहते हैं। ठीक है, बीच में ऊपर क्या है? प्रोटीन है, नीचे क्या है? प्रोटीन है और बीच में जो है फास्फोलिपिड का बाइलेयर है। बाइलेयर जो है 35 एंगस्ट्रॉम का होता है और 20 एंगस्ट्रॉम की क्या होती है? प्रोटीन होती है। सब मिला देंगे तो 75 एंगस्ट्रॉम आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया कि हेड और प्रोटीन जुड़ते हैं हाइड्रोजन एंड आयनिक बॉन्ड द्वारा और टेल जो होते हैं ये वांडर वाल द्वारा फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं। बस यह बताने में ये अनसक्सेसफुल रहे, यह बताने में एक तरह से क्या रहे कि यह अपूर्ण रहे कि जो स्पेशली सेलेक्टिवली परमिएबल कुछ चीज़ों को कैसे ये पास करता है। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी किसकी? सैंडविच मॉडल एंड ट्राइलेमिनर मॉडल। इसके बाद एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था? रॉबर्टसन। उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। क्या दिया था बेटा? तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब आता है क्या बेटा? इकाई कला या झिल्ली प्रारूप। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ठीक है, क्या मैंने बोला बेटा? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात कर रहे हैं। अब यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है इसे इकाई कला या झिल्ली प्रारूप मॉडल कहते हैं। इकाई कला
या फिर झिल्ली प्रारूप मॉडल। ओके, ये चीज इसको बोला जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इन्होंने कब दिया था, इस किसने दिया था बेटा, तो रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने 1959 ईस्वी में दिया था। इनके अनुसार जो होता है, किसी भी मेम्ब्रेन का चाहे वो सेल का मेम्ब्रेन हो ब्रेन, चाहे वो सेल ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन हो, चाहे वो सेल ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन हो, ध्यान से देखना, सेल का मेम्ब्रेन हो चाहे सेल ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन हो, ये केमिकली सिमिलर होते हैं। मतलब जब भी बने हुए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, यह स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली संरचना और कार्य में समान होते हैं। तो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सामान्य सेम होते हैं। क्या होते हैं बेटा, तो सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम होते हैं इनके अकॉर्डिंग, लेकिन इनकी जो अमाउंट होगी केमिकल भी सेम, स्ट्रक्चरली सेम हो गया, केमिकल जो होंगे इनका केमिकल कंपोजिशन सेम होगा, लेकिन इसकी मात्रा जो होती है वो कम बेसी हो सकती है। तो इनका एक ही पॉइंट याद रखना, इन्होंने कहा था स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होता है, सेल का मेम्ब्रेन या सेल ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन हो, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होंगे बेटा, सेम होंगे। ध्यान से अब चीजें देखें, बाकी सारी चीजें इन्होंने इसी को सपोर्ट की थी। ये बताने में असफल है कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल कैसे होता है। क्या सेलेक्टिवली परमिएबल कैसे होता है, उसके लिए सबसे ज्यादा नवीनतम और सर्वमान जो मॉडल दिया गया उसको तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल द्वारा स्पेशली यह प्रूव किया गया कि यह कैसे सेलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, तो हमारा मॉडल क्या है, अब देखना हमें तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक, ओके, मॉडल। ठीक है, इंग्लिश में इसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये बेटा सबसे ज्यादा सर्वमान्य, सबसे अधिक माने जाने वाला और आधुनिक मॉडल कहा जाता है। इसे दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या बेटा, सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन दो वैज्ञानिक थे बेटा। ठीक है, इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने इस मॉडल को दिया था। कब दिया था ये जान लो, तो 1972 में। कब दिया था बेटा, तो 1972 में, जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जो कोशिका झिल्ली में जो मोज़ेक पैटर्न में प्रोटीन और फास्फोलिपिड डी स्तरों में बिखरे होते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो प्रोटीन होता है वो फास्फोलिपिड में मोज़ेक, या फास्फोलिपिड एंड मोज़ेक दोनों डी स्तरों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बिखरे होते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि फास्फोलिपिड में प्रोटीन जो होता है, बर्फ रूपी प्रोटीन जो होता है वो एक तरह से बर्फ के रूप में, जैसे समुद्र में
बर्फ तैरता रहे, उसी तरह फास्फोलिपिड में प्रोटीन जो होता है वो मतलब दिखता है। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि स्पेशली क्या कारण है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है। ओके, तो बाकी की चीज़ें इस मॉडल के बारे में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली डिस्कस करना है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करें। थैंक यू।